हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री को 12 क्लास 12 का हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे राजा किसान और नगर चैप्टर से। आज का टॉपिक है हमारा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का प्रारंभिक राज्य जो है 16 महाजनपद को हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अभिलेख को पढ़ा था कि अभिलेख किस प्रकार से हमारी सहायता, अभिलेख से हमें सहायता मिलती है। अभिलेख प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। और कई अपना राजाओं द्वारा, अभिलेख राजाओं द्वारा अपनी उपलब्धियों, उनकी जो उपलब्धि होती थी उसमें अभिलेख में लिखवाया जाता था, उत्कीर्ण करवाया जाता था। इसी प्रकार से एक अभिलेख जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ये सांची का स्तूप अभिलेख है। स्तूप अभिलेख अशोक के द्वारा, मौर्य साम्राज्य का एक सम्राट अशोक था, बहुत ही प्रतापी सम्राट था ये अशोक। उसी के द्वारा ये अभिलेख को लिखवाया गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था। मध्य प्रदेश में है अभिलेख सांची का स्तूप। तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अभिलेख प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। चट्टानों अथवा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के प्राप्ति स्थानों से संबंधित शासकों के राज की सीमाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से उनके राज्य विस्तार पर प्रकाश, जो अभिलेख से हमें उनके राज्य विस्तार के, उनके धर्मों के बारे में, उनके जो रीति रिवाज थे उस समय का, और उनके द्वारा, अशोक के द्वारा जो प्रशासकीय कार्य थे वो सब का भी उस पर वर्णन था। इसी तरह से अनेक राजाओं ने भी अपने प्रशस्तियों में कई एक प्रशस्तियाँ और कई एक अभिलेख लिखवाए। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। और इसी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों, समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजयी हुआ, समुद्रगुप्त की जो विजयी हुई और जो नीतियाँ थी उसका पूर्ण विवरण वहाँ पर मिलता है। गुप्त काल में भी कई एक अभिलेख को लिखवाया गया, उत्कीर्ण करवाया गया, और वंशावलियों का वहाँ वर्णन है। तो इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें उनकी उपलब्धि, जो राजा भोज हैं उनकी उपलब्धि को उसमें वर्णन किया गया है। कलिंग राज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। ये सब यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार के अभिलेखों का कई एक उदाहरण है। भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तामपत्रों पर उकेरे गए, और इसमें ब्राह्मण भिक्षुकों, जमींदारों और अधिकारियों, मंदिरों और विहारों आदि को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व को दानों का उल्लेख है। और ये प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद, प्रारंभिक राज्य को 16 महाजनपद का उदय जो हुआ उसको देखेंगे। और हम लोग मैप में भी देखेंगे 16 महाजनपद में कौन कौन सा जो जनपद है कहाँ पर है स्थित। तो 16 महाजनपद में आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। और इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। 16 महाजनपद के काल में लोहे का विकास हुआ और साथ ही सिक्कों का महत्व भी यहाँ पर बढ़ गया। तो इसी काल में बौद्ध धर्म, जो दो महत्वपूर्ण धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ इसी काल में। और बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद राज्य में 16 राज्य का उल्लेख मिलता है। और ये महाजनपद के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि उस समय महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। तो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। तो 16 महाजनपद का उल्लेख
बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, और इन ग्रंथों में उपलब्ध महाजनपदों के नाम की सूची एक जैसी नहीं थी। बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे महत्वपूर्ण महाजनपद का इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। महाजनपद में 16 महाजनपद में कुछ गणराज थे और कुछ राजतंत्र थे। तो बज्जी, कुरु और मल सुरसेन गणराज थे, और मगध, वत्स, अवंती तथा कोसल सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे। तो गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे, जनता द्वारा वहाँ शासन चलता था, उसी को गणराज्य कहा जाता था। और राजतंत्र में जैसा कि हम जानते हैं, वंश के क्रमानुसार राजा राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। वंशावली के अनुसार राजा के पुत्र उस राज्य को चलाता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था, तो इसको राजतंत्र कहा जाता था। और कुछ गणराज अनेक राज्यों के संघ थे, कुछ जो गणराज थे कई एक राज्यों के संघ थे। तो कई एक राज्य जिसमें बज्जी और विदेह जो थे उस समय, वो कई एक राज्य के संघ थे। ये बज्जी और विदेह कई एक राज्य के संघ थे, और जिसमें बज्जी, विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रक महत्वपूर्ण कुल के थे। तो उन्होंने अष्टकुलिक कहा जाता था, जो कई एक राज्यों का संघ था उसको अष्टकुलिक। और ज्ञात्रकों की राजधानी कुंडग्राम थी। जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ये 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर ही थे। और अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, और 24वें थे। 24वें के बाद फिर 25वें कोई तीर्थंकर नहीं बने, ये अंतिम थे स्वामी महावीर। और इनका जन्म कुंडग्राम में ही हुआ था। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। और गण अथवा संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह का शासन चलता था। तो समूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। सभी राजा मिलकर धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते थे, और सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय समिति के विचार विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिए जाते थे। स्वाभाविक है कि जब सभी अपने आप को तो सभी के विचार विमर्श के बाद ही सामूहिक रूप से कोई भी निर्णय लिया जाता था। निर्वाचित तथा नियम के अनुसार योग्यता प्राप्त सभी व्यक्ति एक स्थान में एकत्रित होते थे और महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद करते थे। तो एक मत होने की स्थिति में मतदान के द्वारा बहुमत से निर्णय करते थे और कार्यकारिणी की सदस्यों को चुनते थे। तो ये है आरंभिक राज्य की राजधानियाँ और राज्य। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें इस मैप आप आरंभिक राज्य और उसकी राजधानियां को देखिए। जैसे गांधार यहाँ पर दिया हुआ है। तो मगध अंग की राजधानी चंपा थी, और मगध की राजधानी राजगिरी। अभी राजगिरी पाटलिपुत्र में है। तो राजगिरी और पाटलिपुत्र एक ही है। तो पाटलिपुत्र ही जो राजगिरी है वही पाटलिपुत्र है। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। राजगृह भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये पाटलिपुत्र अभी के समय में यही पाटलिपुत्र है। और अंग की राजधानी चंपा थी। अंग को अभी हम दिखा रहे हैं आपको। अंग की राजधानी अंग यहाँ पर है, और अंग की राजधानी है चंपा। अंग के नीचे चंपा है। तो अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी राजगिरी। ये मगध हो गया, इसकी राजधानी राजगिरी। तो आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये वैशाली हो गया बज्जी की राजधानी वैशाली। और मल की राजधानी कुशीनगर थी। मल की राजधानी कुशीनगर। और काशी की राजधानी वाराणसी यहाँ पर है। और इसी तरह से कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और कौशाम्बी वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ वत्स है, कौशाम्बी।
और चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। कुरु को इंद्रप्रस्थ और अहिछत्र काम्पिल, अहिछत्र की काम्पिल थी, यही छत्र हो गया। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा, पंचाल की राजधानी अहिछत्र। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर और अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन, नीचे आप देख सकते हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य यहाँ पर है, और अवंती की राजधानी उज्जैन। और अस्मक की राजधानी तक्षशिला, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान और गंधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला जहाँ मौर्य साम्राज्य के सम्राट था बिंदुसार, जिसने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा था, तो ये अस्मक हो गया। अस्मक एक दक्षिण का एकमात्र राज्य, सबसे दक्षिण में अस्मक है, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। दक्षिण का एकमात्र गणराज्य यह है अस्मक। और कंबोज की राजधानी द्वारका अथवा राजौरी बोलते हैं उसको, कंबोज की राजधानी द्वारका। तो ये है आरंभिक राज्य और उसके राजधानियां 16। तो 16 महाजनपद। जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ होता है, जन मीन्स लोग और पद मीन्स पाद, पैर। तो अर्थ इसका होता है भूखंड, वैसा भूखंड जहाँ लोग अपना पैर रखता है, पाँव रखता है, उसी को बोलते हैं जहाँ जनपद। तो या फिर इसको जहाँ लोग बस जाते हैं, इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि जहाँ लोग बस जाते हैं, या फिर जहाँ लोग अपना पाँव को रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं जनपद। तो ये 16 महाजनपद था, और 16 महाजनपद का उदय और आरंभिक राज्य और इसकी राजधानियाँ। तो 16 महाजनपद में प्रथम जो जनपद था वो मगध। मगध सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य था उस समय। मगध सबसे महत्वपूर्ण था 16 महाजनपदों में से। और ये मगध महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण, और कोसल, वत्स और अवंती, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी के आगे के भारत का राजनैतिक इतिहास इन राज्यों के मध्य प्रभुत्व स्थापना के लिए संघर्ष का इतिहास है। और इस संघर्ष में अंततः मगध की विजय हुई और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो सर्वाधिक शक्तिशाली और विस्तृत राज्य बन गया मगध। आधुनिक अभी मगध जो है बिहार में है। और साम्राज्य 4वीं शताब्दी से पूर्व तक भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध की बहुत ही महत्व है। इसका कारण है, मगध का महत्व था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके कारण थे कि मगध की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने उसके विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो मगध की भौगोलिक स्थिति थी उससे उसका महत्व बढ़ जाता है। मगध साम्राज्य के उत्तर की ओर गंगा नदी जो पटना में अभी है, पूरब की ओर सोन तथा पश्चिम की ओर चंपा नदियां से बहती थी, और दक्षिण की ओर विंध्याचल। तो इस प्रकार मगध साम्राज्य चारों ओर से सुरक्षित था। तो इस प्रकार से मगध का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मगध की दोनों जो राजधानियां थी, राजगिरी और पाटलिपुत्र, राजगिरी थी और पाटलिपुत्र बाद में वो अशोक के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री था उसका, तो उसी के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र, राजगिरी से पाटलिपुत्र, मगध की राजधानियां पाटलिपुत्र कर दिया मगध की राजधानी। और ये दो, इस प्रकार से मगध की 2 राजधानियां थी, राजगिरी और या फिर राजगीर, या फिर राजगिरी और राजगीर, 2, इसको कहीं कहीं राजगृह लिखा रहता है, कहीं राजगीर। तो राजगीर और पाटलिपुत्र 2 राजधानियां मगध के थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दोनों राजधानियां
रखती थी। 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा राजगीर अभेद था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था। केंद्रीय भाग में स्थित होने के कारण इसके साथ सभी दिशाओं से संचार संबंध बनाए जा सकते थे। तो इस प्रकार से ये मगध का महत्व और बढ़ जाता था। आरंभिक बौद्ध और जैन लेखकों के अनुसार मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को महान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने अपनी नीतियों से राज का विस्तार किया। ये मगध के जो सम्राट थे बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे ये, और महापद्मनंद जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये इस तरह के महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को महान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो इस प्रकार से मगध का महत्व और बढ़ गया और मगध के महत्व को बढ़ाने में और उसके विशाल कोयला भंडारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजधानी राजगीर के समीप ही लोहे के विशाल भंडार थे और मगध के शासक सफलतापूर्वक लोहे के उत्तम और प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र लोहे के भंडार होने के कारण प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र तैयार करवा सकते थे। दूसरी ओर उसके विरोधी लोहे के अच्छे हथियार सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से मगध बहुत ही महत्वपूर्ण था और यह कि मगध क्षेत्र में खेती का उपज खास तौर पर अच्छी होती थी क्योंकि गंगा किनारे थी और यहाँ की लोहे की खदानें जो अभी झारखंड में वो है तो भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। तो जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे और सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे हाथी। तो इसके साथ साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों में आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया और इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे विद्वान राजा अंततः महत्वाकांक्षी शासक थे और इसके मंत्री उसकी नीतियां लागू करते थे। तो प्रारंभ में राजगिरी जो अभी बिहार में है और राजगीर का प्रकृत नाम है आधुनिक बिहार का, मगध की राजधानी थी। और यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर, राजगिरी का अर्थ होता है राजाओं का घर, जहाँ राजा लोग रहते थे। तो पहाड़ियों के बीच बसा राजगिरी एक किलेबंद शहर था। इस किला को चारों तरफ से दीवारों के द्वारा घेर दिया गया था, किले बंद कर दिया गया था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बाद में जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। तो ये आप देख सकते हैं राजगिरी जो दीवारों से घिरा हुआ है, इसको दीवारों से घेर दिया गया था, किलेबंद कर दिया था। राजा जहाँ रहते थे, राजाओं का घर, राजगृह का मतलब है राजाओं का घर, और इसको किलेबंद कर दिया गया था। तो एक आरंभिक साम्राज्य में मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो महापद्मनंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी 321 ईसा पूर्व में। तो उसका शासन पश्चिम उत्तर भाग में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। और उसके पौत्र था अशोक, बहुत ही महान सम्राट था, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध लड़ा और उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं किया हुआ और उसके कलिंग में विजय प्राप्त किया और उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं किया अशोक। तो ये मौर्य वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध राजा था। अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था और बिंदुसार का पुत्र था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश का उदय। मौर्य वंश का उदय किस प्रकार से होता है और मौर्य वंश के कौन कौन से शासक थे, कौन से महान शासक थे और अपने वो जो मौर्य वंश के शासक थे उसने क्या क्या कार्य किए, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।